नमस्कार, नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभों में जिनकी गिनती होती है, भारतीय जनता पार्टी के हर कठिन मोर्चे पर एक सजग प्रहरी की तरह वो तैनात होते हैं। और अगर मैं उनको यूँ बयां करूं कि इनको फूलों से प्यार नहीं, ये कांटों के दीवाने हैं, ये जलने वाले दीप नहीं, जलने वाले परवाने हैं। दुख हो मन को एहसास नहीं, सुख हो मन को आभास नहीं, और आशाएं सब पूरी होंगी ऐसा भी कोई विश्वास नहीं। ये अपने कर्मों को बुनते छोटे से ताने बाने हैं, ये जलने वाले दीप नहीं, जलने वाले परवाने। एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप का परिचय देने वाले एक विराट व्यक्तित्व कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, आपका इंडी24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने पहले इतने संज्ञा से मुझे सम्मानित कर दिया कि अब शब्द कैसे निकलेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कई बार कर्म इतने प्रबल हो जाते हैं कि उनके सामने शब्द बोने होते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ कि एक बहुत गंभीर राजनेता, एक बहुत संवेदनशील राजनेता, लेकिन बचपन कहीं ना कहीं जिंदा रखते हैं। मतलब कभी बजर बट्टू बने दिखाई देते हैं, तो कभी इंदौरी पोहा खाते हुए दिखाई देते हैं। वो इंदौरियत जाती नहीं है, वो बचपन जाता नहीं है। कैसे मैनेज करते हैं? पॉलिटिकल लाइफ में बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, आदमी को कभी दोहरा जीवन नहीं जीना चाहिए। जो अंदर है वो बाहर दिखना चाहिए, और इसलिए मैं जो भी करता हूँ अपने मन से करता हूँ। मनमोजी हूँ मैं, और जो अच्छा लगता है वो करता हूँ। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा अभेद गढ़ था जहाँ भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति ना के बराबर थी, लेकिन आपके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित हुई, और अब वो संघर्ष निरंतर जारी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही कठिन राजनीति की कोई भी सीमा और मर्यादा वहाँ नहीं है, हिंसक राजनीति। जी जी। तो कैसा अनुभव रहा वहाँ का? बहुत ज़बरदस्त। ऐसा लगता है कि हम अपने देश में नहीं, कहीं दूसरे देश में हैं, क्योंकि लोग विश्वास भी नहीं कर सकते कि वहाँ की पुलिस कैसी है, वहाँ के राजनेता कैसे हैं, वहाँ के गुंडे कैसे हैं। मतलब दुनिया के अंदर सबसे सस्ती सुपारी किसी को मारने की यदि कहीं है तो वो है बंगाल में। 10,000 रुपये दे दो किसी को तो वो हत्या कर देगा। कि इतनी क्रिमिनलाइजेशन हो गया है बिल्कुल वहाँ पर। और एक सबसे ख़तरनाक बात यह है कि गुंडों का, पुलिस का और राजनेताओं का नेक्सस काम कर रहा है वहाँ। इसलिए वहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं है। जी, डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए बहुत भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किए, और वर्तमान अगर जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं देश के, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ प्रदेशों को छोड़ दें, हिमाचल, तो बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सीटों में थोड़ी सी कमी आई है। पश्चिम बंगाल में खासकर आई है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्टार्ट आप दे के आए थे, तो ये जो थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ उसकी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, अचानक अभी मैं कुछ कहना तो जल्दबाजी होगी। हमारी ये समीक्षा चल रही है, हमारे संसदीय दल की बैठक हुई है, उसमें भी इस विषय पर चर्चा की। पर मुझे जो दूर से देखकर लगता है कि जो हमने दिया कि हम 400 पार, तो हमारे कार्यकर्ता थोड़े सुस्त हो गए कि ठीक है यार, 400 की जगह 350 आएगी और क्या, जीतेंगे तो सही। फिर जो सत्य का घोड़ा जरा धीरे चलता है और झूठ का घोड़ा बहुत तेज चलता है। सारे विपक्ष ने एक स्वर में एक साथ कहा, अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि वो तो रावण की तरह 11 चेहरे थे। तो हर चेहरा ये बोल रहा था कि 400 आ गई तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, 400 आ गई तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, 400 आ गई तो संविधान में परिवर्तित कर देंगे। शायद हम सत्य हमारा कि हम गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गरीबी इस देश की दूर कर रहे हैं, हम सेना को मजबूत कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम भारत को एक तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने वाले हैं। और आने वाले समय में हो सकता है जिस प्रकार हमारी विश्व की जितनी भी रेटिंग कंपनियां हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे मूडी हो, सब कह रहे हैं कि 2040 तक भारत विश्व के सबसे ताकतवर देशों में से एक हो सकता है। अमेरिका को भी कोई पीछे छोड़ सकता है। सारी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आज की तारीख में 7.8 GDP है। अगले 3 महीने में 8 से ऊपर जाएगी। ये सब संभावनाएं रिजर्व बैंक, मतलब RBI कर रही है, मूडी कर रही है, IMF कर रहा है।
पर ये बात तो हम शायद आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और उनकी ये झूठी बात कि 400 आ गए तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये ज़्यादा तेज़ी से पहुंच गई, मुझे ऐसा लगता है। जी, राष्ट्रीय राजनीति में करीब एक दशक बिताने के बाद प्रदेश की राजनीति में वापस आए हैं। कभी किसी प्रदेश का प्रभारी बना के भेज दिया जाता है, तो कभी वापस प्रदेश में ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी बतौर विधायक लड़ने के लिए बोल दिया जाता है। तो कभी जहन में ये नहीं आता कि मतलब हम तो इस स्तर पर काम कर रहे थे, ये इतना समझ तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हमारी पार्टी में काम करते हैं तो कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। अब कार्यकर्ता को जहाँ ड्यूटी पे लगा दे वहाँ लग जाना है उसको, और इसलिए बहुत ज़्यादा हम सोचते नहीं इस बारे में। जो पार्टी का है उसको मानो, बस यही जीवन के अंदर सीखा है, और अंतिम क्षण तक यही काम करेंगे। अच्छा, जहाँ जोर लगा दिया तो वहाँ मैदान फतेह है। मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में छिंदवाड़ा कांग्रेस के लिए एक मॉडल था। छिंदवाड़ा मॉडल को वो देश में प्रस्तुत करते थे। आज वो मॉडल धराशायी कर दिया आपने। उसमें मेरी भूमिका इतनी सी है कि मैं उपस्थित था, पर नेतृत्व तो मोदी जी का था, रणनीति सारी अमित शाह जी की थी, संगठन नड्डा जी के नेतृत्व में, और हमारी मध्य प्रदेश की टीम, चाहे बीडी जी हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हो, हम सब ने जिस तरीके से वहाँ पर काम किया उसका परिणाम ही। जैसे कैलाश इस देश में एक पर्वत का भी नाम है, और अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो मुकुट है। अगर हम पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो भारत की तमाम नदियां वहाँ से बहती हैं। कुल मिला के जीवन प्रदान करने वाला एक क्षेत्र है। ऐसे ही ये जो कैलाशी कार्यकर्ता होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को जीवन प्रदान करते हैं। पद की लालसा नहीं, क्षेत्र की लालसा नहीं। कभी आप टिकट छोड़ देते हैं, कभी आपके बेटे टिकट छोड़ देते हैं, कभी वर्षों की जो लीगेसी चली आ रही है, मेहनत चली आ रही है, उसका कभी प्रतिफल मांगने की इच्छा नहीं। तो ये जो कांग्रेस से अब शून्य कर दिया आपने कांग्रेस को, वहाँ तो प्रत्याशी नहीं था, एक और नया प्रयोग कर दिया मध्य प्रदेश में। तो ये इतना समर्पण, इतना निष्ठा, इसके लिए कौन सी क्लास लगती है? मुझे लगता है राजनीति के हर दल को ये क्लास तो लेनी चाहिए। देखिए, हम सौभाग्यशाली कि हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में पढ़ाई की है, और विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर युवा मोर्चे में काम किया, और हम इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि हम ठाकरे जी के साथ प्रवास किया, माननीय प्यारेलाल जी के साथ प्रवास किया, कैलाश सारंग जी को काम करते हुए देखा, पटवा जी और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि मेरी पीढ़ी सौभाग्यशाली, हम सब ने, चाहे वो नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे शिवराज जी हो, एक आइडियल कार्यकर्ता क्या होता है ठाकरे जी जैसे, तो उनके साथ रहने और काम करने का मौका मिला, तो उनसे सीखा भी है, और पार्टी के लिए जीना ये उन्हें सीखा। हम संघ के प्रचारकों के साथ बैठते हैं, हम उनका जीवन देखते तो लगता हम तो कुछ भी नहीं है। वो पर्दे के पीछे ना उनको पहचानता है, पर वो देश के लिए लगे हुए हैं। तो इनसे बहुत सीखने को मिलता है, और इसीलिए ज़्यादा जो भगवान ने दिया है, जो पार्टी ने दिया है, वो भी कम नहीं है, बस ये मैं मानता हूँ हमेशा। जो प्राप्त है पर्याप्त है, इसमें संतोष रखने का राजनीति में कहना चाहिए जज्बा और जिगर बहुत कम है। कांग्रेस से इतनी भगदड़ मची, इवन एक बार तो ये कन्फ्यूजन हुआ कि कमलनाथ जी ही आए जाते हैं। और पहले जब आप लोगों ने कांग्रेस के लोगों को पार्टी में शामिल किया तो आप पर यह आरोप लगा कि आपने प्रलोभन दिया होगा, लालच दिया होगा, उस समय चुनाव भी थे, उनको टिकट भी दिया, लेकिन इस बार तो कुछ था ही नहीं। 2.5-3 लाख लोगों को ले आए। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ऐसा मानते हैं कि इस देश को मोदी जी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे नेता कुछ नहीं कर रहे, हमारे नेता कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए काय को अपना जीवन बर्बाद करो। कम से कम जब भी देखें तो मोदी जी के किसी काम में काम आ जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए बहुत सारे कांग्रेस के लोग आए, जैसे सुरेश पचौरी जैसा कर्मठ और डिवोटेड व्यक्ति, वो कहता है कि मैं तो जैसे ही राम मंत्री का निमंत्रण ठुकराया, मेरा तो कलेजा फट गया एकदम, और मुझे लगा कि ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही, और वो आ गए।
किसी ने अप्रोच नहीं किया, उन्होंने अप्रोच किया हमारे नेताओं से और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता है। जैसे इंदौर के अक्षय बम भी परेशान होकर आए, कांग्रेस ने एकदम उनको पेटीएम समझ लिया था कि बस रोज़ पैसे दो, रोज़ पैसे दो, टिकट क्या दे दिया। तो लगता है आदमी को कि यार न कोई काम कर रहा है, न जनसंपर्क हो रहा है, न कोई नेता आ रहा है, और सबको 10, 20, 25, 50 लाख रुपये रोज़ चाहिए। तो ये तो लूट मशीन लगी हुई है, इसलिए उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी। मध्य प्रदेश में इंदौर की अपनी एक पहचान है, प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर उसे जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंदौर की साफ सफाई हो, इंदौर के लोगों का जज्बा हो, वो मिसाल दी जाती है। अब चूंकि नगरीय प्रशासन जैसा विभाग आपके पास है और मध्य प्रदेश को एक बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, और कम से कम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अगले कम से कम 5 दशक का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आते ही आपके विभाग ने बड़े निर्णय लिए, जैसे BRTS है, भोपाल में उसकी उपयोगिता नहीं थी तो एक बड़ा निर्णय था। कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो सकते थे, नकारात्मक सवाल भी हो सकते थे, लेकिन आते ही साथ बड़ा निर्णय लिया। तो अब प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, बड़े विकसित जो प्रदेश हैं उनकी तुलना में हो, उसके लिए क्या प्लान? देखिए, हर शहर का मिजाज अलग होता है, हर शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड अलग होती है। अब जैसे अभी हम मास्टर प्लान बना रहे हैं इंदौर भोपाल, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमसे एक चूक हुई होगी। काफ़ी लंबे समय से 25 साल से भोपाल का मास्टर प्लान नहीं, कम से कम 10-12 साल से इंदौर का मास्टर प्लान नहीं है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें निर्देश दिए कि किसी भी हालत में दिसंबर के पहले दोनों मास्टर प्लान आ जाना चाहिए। तो मास्टर प्लान में क्या क्या अच्छा से अच्छा हो सकता है, तो दुनिया के अच्छे मास्टर प्लान और प्लानरों से हमने संपर्क किया, और क्या क्या अच्छा हो सकता है, दी बेस्ट हो सकता है। हमें इंडिविजुअल किसका नुकसान हो रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हमें एक अच्छा मास्टर प्लान बने जो कि लोगों को वो शहर 25 साल बाद भी रहने लायक हो, इस प्रकार का। ऐसी हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो आगे 25 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, उसको आज से एज्यूम कर रहे हैं। पानी की आवश्यकता कितनी होगी, उससे आज की व्यवस्था करें। ट्रैफिक कैसा होगा, इसलिए सड़क, ब्रिज सब हमें ऐसे बनाना है। तो हमने अभी से प्लानिंग चालू कर दी है उसकी, और आप देखेंगे हमारा मास्टर प्लान बहुत अच्छा आएगा। जी, अभी भोपाल और इंदौर में मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हैं, तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि दौड़ जाएंगे? देखिए, एक तो क्या है कि नए शहर में नया शहर बनाना हो, उसमें काम करना बड़ा आसान होता है, पर बने हुए शहर के अंदर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट को लाना, उसमें बहुत तकलीफ है। क्योंकि पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको हटा के और फिर मेट्रो डालना, फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ड्रेनेज नहीं डालना, तो उसमें लगभग 3 टाइम समय लगता है। अगर प्लेन एरिया हो बनाने का तो सही बात, खड़े खड़े सब बना दो, पर पुराने शहर में अगर डालना हो तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। पर फिर भी हम हमारे कार्यकाल के अंदर ट्रेन पूरी तेज़ी से चालू कर देंगे, और बल्कि उसका एक्सपेंशन भी कर देंगे, हम आसपास भी भेजेंगे उसको। बिल्कुल। अभी मीडिया में एक खबर आई थी कि आप जो सरकारी आवास बनाने के लिए कुछ ऐसे लैंड पूल बना रहे हैं कि जो PPP मोड पे, ताकि सरकारी आवास भी हों और गवर्नमेंट पर कोई अधिभार नहीं आए सरकार पर, और जब वो सहभागिता से बनते हैं तो फिर वो न तो वो निजीकरण होता है, न सरकारीकरण होता है, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो ये बड़ी अच्छी कवायद है। लेकिन निवेशक तभी आते हैं जब उनको प्रदेश में विश्वास हो, उनको गवर्नमेंट की योजनाओं में विश्वास हो। तो इस प्रकार की मैंने खबर पढ़ी थी, तो वो भोपाल से शुरुआत कर रहे हैं आप उसकी। अभी हमारे माननीय मंत्रियों के बंगले कम से कम 30-30, 40-40 साल पुराने बने हुए हैं। ये भी जैसे बंगला है, ये भी चूता बरसात में, तो क्योंकि इनकी लाइफ हो गई पूरी, और इसलिए मंत्रियों के, आप मालूम है पहले ही मैं 12 साल मंत्री रहा हूँ, हर बरसात में सब बंगले चूते हैं। ऐसा एक भी बंगला नहीं जो नहीं चूता हो। तो सोचा कि अच्छे बंगले बना के दें, और इसलिए कुछ पुराने हमारी हाउसिंग के मकान बने हुए हैं, उसको तोड़कर और सारे मंत्री एक स्थान पर हो, कम से कम जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो एक स्थान पर रहें। इसलिए ऐसा प्लान कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे हमें कि सारे मंत्रियों के लिए और सारे जो मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग हैं उनके लिए भी एक ऐसा स्थान बनाओ जहाँ पर सब एक साथ रहे। तो हम उसका प्लानिंग कर रहे हैं। कल हमने उसका प्रेजेंटेशन भी देखा, उसमें जो सुझाव देना था सुझाव दिए। अगर मैं वापस से
राष्ट्रीय राजनीति की बात करूं तो पिछले 3-4 दिन से ऊहापोह की स्थिति थी। कांग्रेस जो सुचिता की राजनीति की बात करती थी, उसने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अब सवाल जवाब करेंगे। संभावनाएं देख रही थी, अब वो संभावनाएं क्षीण होती नजर आ रही। फिर भी वो इसमें खुश हैं कि कहीं ना कहीं आपको टीडीपी और जेडीयू की बैसाखियां लेके चलनी पड़ रही हैं। उनके हिसाब से वो बैसाखियां, आपके हिसाब से सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, क्या कहें? देखिए, ऐसा है, मैं तो आप देख रहे हैं कि लगभग 40 साल से 45 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि जो 100 सीट भी नहीं लाया वो आदमी जश्न मना रहा है और हम 242 सीट लाए और हमने जश्न नहीं मनाया। हमें लगता है कि सीट और आना थी। तो उनकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, हमारा बहुत बड़ा विज़न है। हम बड़े विज़न के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और उनमें और हम में अंतर यही है, बहुत लाइट राजनीति करते हैं। ये दे देंगे, वो बांट देंगे, ये बांट देंगे, वो बांट देंगे। भाई देश मजबूत कैसे होगा इसके बारे में सोचो पहले। आज हमारी देश की सेना मजबूत कैसे होगी, देश आत्मनिर्भर कैसे होगा, इसके बारे में क्या प्लानिंग है आपकी? कुछ नहीं। तो ये देश की राजनीति में जो ये फ्री बांटने का एक सिस्टम चालू हुआ है कि हम सबको फ्री में देंगे, सबको फ्री में देंगे। देखिए, श्रीलंका को बर्बाद होते हुए हमने देखा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार की राजनीति की, हमारे देखते देखते बर्बाद हो गए। देश को मजबूत करना, और इसलिए हम राजनीति कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष में एक भी नेता नहीं है और ये सौभाग्य हमारा कि मोदी जी ऐसे नेता हैं। पर कभी कभी जनता के बीच में हम समझा नहीं पाते हैं और वो लोग जल्दी से उन्होंने ऐसी बात समझा दी जो लोगों के गले उतर गई। तो जनता समझेगी और ये मानेगी कि मोदी जी हैं। लेकिन इन परिणामों को, हार के परिणामों में जीत का अनुभव करना, जैसा आप कह रहे हैं कि पहली बार आप देख रहे हैं, कांग्रेस इन परिणामों को लेकर बहुत उत्साहित है। और कांग्रेस तो ये कह रही है कि देश की जनता ने सबक सिखा दिया, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी स्थिति बता दी। भाई कांग्रेस की कितनी सीट है? 100 सीट भी नहीं है और वो खुशी मना रही है। अरे 543 सीट में से आपकी 100 सीट आई है और आप खुशी मना रहे हो। मुझे लगता है कि आदमी सोचता है कि यार मुझे टैंक मिल जाए, मुझे रेल मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, उसके बाद साइकिल मिल गई, अरे ठीक है, अपन साइकिल में खुश है। तो ये शायद कांग्रेस की स्थिति है कि उनको साइकिल मिल गई, सपना देख रहे थे हवाई जहाज का और मिल गई साइकिल, उसी में खुश हूँ। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ तो आरोप आप पर बहुत गंभीर लगा रहे हैं। वो एक तो छिंदवाड़ा में कह रहे हैं तोड़फोड़ की, और इंदौर के प्रत्याशी की तो जैसे ही एक फोटो वायरल हुई आपके साथ कार में, तो उसको तो ये कहा है कि डरा धमका के अपने तरफ मिला लिया। लेकिन कैसे डराते धमकाते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, चाहे फिर इंदौर से लड़ें, मऊ से लड़ें, जहाँ से लड़ते हैं जनता अपार समर्थन देती है। तो इतनी बड़ी संख्या में डराते धमकाते कैसे? लोगों को भी प्यार करना आता नहीं कि प्यार बहुत बड़ी ताकत है। आप प्यार से बात करो, आदमी यूँ आ जाता है। डराने धमकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्यार की ताकत लोगों को अंदाज नहीं है। लोग समझते हैं कि डर से आता, डर से नहीं आता, प्यार से खींच के आता है आदमी। आप प्यार करो, विश्वास करो उनके ऊपर और विश्वास दो, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आदमी आपके साथ रहेगा। तो ऐसा है कि राजनीति में जो भी काम करता है वो कम से कम ये चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं। कहते हैं जब कोई बड़ा सेना का जो सिपाही होता है वो जब बॉर्डर पे काम कर लेता है या दुरूह एरिया में काम कर लेता है ना, तो फिर उसको बाकी क्षेत्र उसके लिए बिल्कुल पीनट्स हो जाते हैं। तो जो पश्चिम बंगाल का ये एक्सपीरियंस मध्य प्रदेश में मतलब चुटकी जैसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में काम करने का एक अलग वहाँ कलेजा चाहिए, लोगों के बीच में जाना, जनता के बीच में जाना और पार्टी को खड़ा करना। पश्चिम बंगाल में तो कई बार ऐसी स्थिति बनी कि आपकी जान तक पे जोखिम आ गया। कई बार मुझे गोलियां चली हैं, बम फेंके उन्होंने। पर मेरी माँ बचपन में मुझे एक ही बात कहती थी कि नाना सही काम करेगा था साथ हनुमान जी रहेगा। तो मन में अभी तक भाव है कि हनुमान जी अपने साथ हैं, इसलिए डर नहीं लगता। और हनुमान जी की भक्ति ऐसी कि एक पूरा पर्वत क्षेत्र विकसित कर दिया, हजारों पौधारोपण कर दिया, एक बड़ा धार्मिक स्थल निर्मित कर दिया, और उस संकल्प पे बरसों
कुछ अन्य का भी परित्याग किया था, जानना चाहूँगा। अब मैंने उससे किसी को बताया नहीं था वो। जी जी। और 16 साल तक मैंने सोचा था कि जब हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी अनाज खाएंगे, तो मैंने 16 साल तक अनाज नहीं खाया था। कोई अनाज? कोई भी अनाज नहीं खाया था। तो मैंने फ्रूट्स, सलाद और एक ये समा के चावल होते हैं जिसे उपवास में भी खाते हैं, मोरधन बोलते हैं हम लोग, वो खाता था, बाकी कुछ नहीं खाता था। तो हनुमान जी कृपा हो गई, हनुमान जी आके वहाँ बैठ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 3 लाख पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं। 3 लाख? अपने आप भी वो अलग ही नज़ारा दिखता है, वहाँ जाओ तो लगता है तो एक धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर बहुत अच्छा पर्यटन स्थल हो गया। अभी भी जाएंगे, अभी कम से कम हज़ारों लोग होंगे वहाँ पर। अपन यहाँ बात कर रहे हैं, हज़ारों लोग आते हैं वहाँ पर। अच्छा, राजनीति में जहाँ आदमी बहुत सोच समझ कर बोलता है, कैलाश जी तो जहाँ जो है सो है, ये साफ गोई, ये सीधी बात, इसका आपको नहीं लगता राजनीतिक नुकसान तो होता है, फिर भी बोल देते हैं भाई जो है सो है? देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि लोग दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। दोहरी ज़िंदगी रहते हैं तो परेशान रहते हैं। मस्त रहो, जो दिल में आए वो कहो, जो अच्छा लगे वो काम करो, ज़्यादा किसी की चिंता मत करो। इसलिए मैंने कभी किसी की चिंता नहीं की, जो अच्छा लगा वो किया। तो मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं, सबकी मनचाही मैं कर दूं, मैं तांबे की ताबीज नहीं, मैं अपनी मस्ती में डूबा अनगाया एक तराना हूं, मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूं। ये राजनीति की वो प्रजाति है जो अब के दौर में विलुप्त प्राय है। ये वो हैं जो समर्पण, निष्ठा, त्याग, साहस, ये जितनी भी मिसालें बनी हैं इस प्रकार की शख्सियतों के लिए बनी हैं। तो कैलाश जी के इस विराट व्यक्तित्व को आप इस संक्षिप्त इंटरव्यू में एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। सर, आपका बहुत समय लिया मैंने। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।